बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटिंग सैम्पल पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कि काउंटिंग सैम्पल पॉइंट्स है क्या। कि व्हेन द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन अ सैम्पल स्पेस एस इज़ वेरी लार्ज इट बिकम्स वेरी इनकन्वीनियंट एंड डिफिकल्ट टू लिस्ट देम ऑल एंड टू काउंट देम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सैम्पल स्पेस एंड इन द सबसेट ऑफ एस। स्टूडेंट, वी हैव द सैम्पल स्पेस। हमारे पास सैम्पल स्पेस कैसे होते हैं कि हमने ये अगर वेन डायग्राम ने पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या कहा होता है कि इट्स अ सैम्पल स्पेस। ये हमारे पास क्या है, सैम्पल स्पेस है। इसमें हमारे पास क्या होती है, ऑल द नंबर ऑफ जो हमारे पास सैम्पल होते हैं उनकी लिस्ट गिवन होती है। यहाँ हमारे पास क्या गिवन होती है, वेन डायग्राम में लिस्ट गिवन होती है। अच्छा स्टूडेंट, व्हेन द नंबर इज़ टू मच लार्ज, अगर नंबर ही लिस्ट के बहुत ज़्यादा लार्ज है देन इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड इनकन्वीनियंट फॉर फाइंडिंग द काउंटिंग सैम्पल पॉइंट्स। ठीक है, तो सैम्पल पॉइंट्स हमने काउंट करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाती है। देन वी कैन यूज़ द थ्री मेथड ऑफ काउंटिंग सैम्पल पॉइंट्स व्हेन वी हैव द लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल। ठीक है, जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल आ जाते हैं इन द सैम्पल स्पेस में तो हमारे पास डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम काउंटिंग सैम्पल पॉइंट्स करें। तो फिर हम थ्री रूल्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। वो रूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ आज इन दी प्रोबेबिलिटी चैप्टर। Okay, we then need some methods or rules which help us to count the number of all sample points without actually listening them. A few of the basic rules frequently used. So first is the rule of multiplication. First हमारे पास क्या है, rule of multiplication. इनके एग्जाम्पल भी स्टूडेंट आज हम करेंगे और इनको सॉल्व भी कर सकें। अच्छा, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है कि व्हेन वी आर डूइंग द टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जब हम दो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक का रिजल्ट हमारे पास m होता है, दूसरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमारे पास n है, एंड डूइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ रिजल्ट वी कैन से इट्स अ रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, इफ़ अ कंपाउंड एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टू एक्सपेरिमेंट सच दैट द first experiment has exactly m outcomes and if corresponding to each outcome of the first experiment there can be n outcomes of the second experiment, then the compound experiment has exactly n outcome, then we have the n outcome, it's our outcomes। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल दे देती हूँ स्टूडेंट। हमने कहा है कि दो एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं, एक ही आउटकम हमारे पास m आती है, दूसरे का रिजल्ट हमारे पास n आता है, देन वी डूइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द रिजल्ट, देन वी टेक द आउटकम ऑफ m n। अब मेरे पास अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ m के लिए तो मैं ले रही हूँ हेड एंड टेल, तो मेरे पास क्या आ गया, हेड एंड टेल। ठीक है, तो इसके कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं, 2। अच्छा, n मैं ले रही हूँ, एक डाइस ले रही हूँ जिसको थ्रो कर रही हूँ और मेरे पास क्या आउटकम आ रही है, 1 2 3 4 5 6। देन हाउ मेनी आउटकम्स कम, 6। देन हमने क्या है कि जो हमारे पास आउटकम इन द रिजल्ट शेप में होगा वो हो गया m मल्टीप्लाई बाय n, इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 12। तो हाउ मेनी सैम्पल पॉइंट्स इन गिवन बाय द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वी हैव द 12 पॉइंट्स। तो ये हमारे पास। अच्छा, अब इसको ट्री जो ट्री हमने डायग्राम पढ़ी थी अब उसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि हेड टेल लिख के आगे हेड में भी हमने 6 ब्रांचेस बनानी है और टेल में भी, तो वो इतना अहम नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने ये माइंड में रखना है। अच्छा, सेकंड रूल जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परमुटेशन, एंड द थर्ड इज़ कम्बिनेशन। वो मैं पढ़ाती भी हूँ और उसके मैं एग्जांपल भी आपको करके बताती हूँ कि वो हमने सॉल्व कैसे करने हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन भी जो है एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो पहले हम पढ़ते हैं परमुटेशन क्या है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, परमुटेशन and how do we can show permutation, n and r। ठीक है, तो इट्स अ परमुटेशन सिंबल। अच्छा, परमुटेशन और कम्बिनेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस क्या है, तो परमुटेशन में क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज मैटर। इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज मैटर। आपके पास क्या होता है स्टूडेंट कि परमुटेशन में आपके पास जो ऑर्डर होता है उसको मेन प्रेफरेंस दी जाती है। जो इसका फार्मूला हमारे पास होता है परमुटेशन का, वो हमारे पास क्या होता है, परमुटेशन का जो हमारे पास फार्मूला है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, n हमारे पास क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और r हमारे पास क्या होता है कि ऑर्डर में जो आपको सिलेक्शन दी होती है, आपको जो चीज़ सिलेक्ट करनी होती है वो आपको r से शोज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी मैं एक एग्जांपल करा देती हूँ आपको।
एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम जो कहते हैं कि परमुटेशन की हमारे पास जिस तरह एक एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको बोल देती हूँ और फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ। अब वो कहते हैं हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है परमुटेशन की, वो हमें कहते हैं कि अ क्लब कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। अ क्लब एक क्लब है जिसमें हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स हमारे पास कितने हैं, अ क्लब कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। तो हमारे पास कितने मैंने, हाउ मेनी मेंबर्स, 4। हाउ मेनी सैम्पल पॉइंट्स आर इन सैम्पल स्पेस व्हेन 3 ऑफिसर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरी आर टू बी चूजन। इट्स आल्सो गिवन टू द ऑर्डर। ठीक है, क्या आपको क्या कह रहे हैं कि एक हमने क्या चूज़ करना है, प्रेसिडेंट चूज़ करना है, दूसरा हमने क्या चूज़ करना है, सेक्रेटरी हमने चूज़ करना है, एंड देन ट्री। तो ये हमें क्या गिवन दे दिया गया है, ऑर्डर गिवन दे दिया गया है। तो हाउ मेनी चूजन, 3। तो हमारे पास ये क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है इट शोज़ बाय द एन, और जो हमें ऑर्डर की तरह चूज़ करने के लिए दे दिया जाता है इट शोज़ बाय आर। तो अब आप परमुटेशन के फार्मूले में सिंपली पुट करो। आप कैसे पुट करोगे, 4 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखें 4 फैक्टोरियल एंड इधर कितना रह गया, 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल अगर ओपन होगा तो 1 के पीछे हम कोई डिजिट क्योंकि माइनस में चले जाते हैं तो ओनली 1। एंड 4 को अगर आप ओपन करते हो जहाँ तक आप ओपन हो रहा है तो 4 3 2 1। इट्स अ मेथड टू ओपन द फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका क्या है कि आप 1 तक, अगर यहाँ 8 होता तो आप कैसे कहते, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, उससे प्रीवियस आपने 1 तक जाना होता है। इसी तरह अब आप इसे मल्टीप्लाई करो 3 to 6, 6 एंड ये 24। तो आंसर इज 24 मेंबर्स आर सिलेक्टेड। तो ये हमारे पास था परमुटेशन। अच्छा स्टूडेंट, अब आ जाते हैं कम्बिनेशन। देखें, अगर आपसे पूछा जाता है कि परमुटेशन और कम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, इधर आ जाता है ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज मैटर। यहाँ ऑर्डर मैटर करते हैं, बट कम्बिनेशन में आपके कहता है ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर। तो ये सिर्फ डिफरेंस होता है इन द कम्बिनेशन एंड परमुटेशन में, और इसकी एग्जांपल भी हम करते हैं, एक से ज़्यादा कर लेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कम्बिनेशन और इनमें डिफरेंस क्या है। नाउ वी आर डूइंग कम्बिनेशन एंड इट शोज बाय सी, एंड इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर। अब इसका थोड़ा सा फार्मूला भी चेंज है स्टूडेंट। फार्मूला हमारे पास आ जाता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब मैं इसकी एग्जांपल लेती हूँ। स्टूडेंट, इसमें ऑर्डर गिवन नहीं होता है, कम्बिनेशन में जो परमुटेशन होता है उसमें ऑर्डर गिवन होता है। आपको ऑर्डर की तरह ऑर्डर दिए जाएंगे और आपने उसका परमुटेशन तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में शो नहीं किया गया ना कि आपने परमुटेशन फाइंड करना है या कम्बिनेशन, तो आपको खुद पता होना चाहिए। जहां आपका ऑर्डर डज नॉट मैटर करेगा इट्स मीन इट्स द क्वेश्चन ऑफ कम्बिनेशन। अगर आपका क्वेश्चन में ऑर्डर मैटर कर रहा है तो इट्स मीन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन। और आपको पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है ना तो उसमें ये नहीं बताया जाता कि ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है या परमुटेशन का, वो आपको खुद सेलेक्ट करना होता है कि ये किसका क्वेश्चन है। अब जिस तरह मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ, आपके पास जिस तरह क्वेश्चन आ जाए, 3 पर्सन कमेटी टू बी फॉर्म अ लिस्ट ऑफ 4 पर्सन। हाउ मेनी पर्सन, टोटल जो है हमारे पास 4 पर्सन है एंड 3 पर्सन जो है हमारे पास फॉर्म किए हैं फॉर मेकिंग द कमेटी। हाउ मेनी सैम्पल पॉइंट्स आर एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट। तो वो कहते हैं 3 पर्सन कमेटी इज़ टू बी फॉर्म फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 4 पर्सन। जो हमारे पास लिस्ट है कमेटी की वो हमारे पास क्या है, 4 मेंबर्स की है, बट 3 पर्सन आर सेलेक्टिंग फॉर मेकिंग अ कमेटी। तो अभी हमने ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है। देखिए इसमें हमें नहीं बताया था कि वो कहते हैं हाउ मेनी मेंबर्स आर सिलेक्टेड, उसमें ये बताया नहीं है कि आपने कम्बिनेशन यूज़ करना है परमुटेशन। हमें कैसे पता चल गया, ऑर्डर इज़ नॉट गिवन। ठीक है, ऑर्डर डज नॉट मैटर इन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में ऑर्डर ही गिवन नहीं है, ऑर्डर ही मैटर नहीं कर रहा। तो आप क्या कहते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है, फॉर द कम्बिनेशन। अब इसको आप कैसे लिखोगे, एन की जगह 4 फैक्टोरियल, आर की जगह क्या है क्या 3 फैक्टोरियल, इस तरह 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्या देगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, वी आर ओपनिंग 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ तो आपके पास रह ही 1 फैक्टोरियल जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये भी कैंसिल आउट, ये भी। तो आंसर इज ओनली 4 इज योर आंसर। इसलिए स्टूडेंट सेकेंड में एग्जाम्पल आपको करवाती हूँ। एग्जाम्पल
नंबर 2 फॉर द कम्बिनेशन। अब इसमें हमारे पास क्या है, हाउ मेनी सैम्पल पॉइंट्स इन द सैम्पल स्पेस व्हेन अ पर्सन ड्रॉ अ हैंड ऑफ 5 cards from a well shuffled ordinary deck of the 52 cards. How many cards? We have the 52 cards and आप उसमें से क्या कर रहे हो, 5 cards जो है select कर रहे हो, but order is not given कि आप कौन से कार्ड, रेड कार्ड यूज़ कर रहे हो, ब्लैक कार्ड कर रहे हो, ठीक है, आपको ऑर्डर इज़ नॉट गिवन। देन हाउ मेनी कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स इज़ 52 एंड यू आर सेलेक्टिंग द 5 कार्ड्स, तो आर्ट्स इज़ 5। ऑर्डर इज़ नॉट गिवन, इट्स मीन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कम्बिनेशन, क्या आपके पास ऑर्डर गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये कम्बिनेशन का है। अब फार्मूला तो आपको पता है स्टूडेंट कि हमारे पास फार्मूला क्या है, तो फार्मूला जो है आपने अब सिर्फ पुट करते जाना है, इधर 52 एंड इधर आर की जगह 5 आ जाएगा। अच्छा, आप इसको एक और शेप में भी लिख सकते हो, आप यूँ भी लिख सकते हो 52 एंड 5, इट शोज़ एन आर, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमारे पास 52 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, 52 माइनस 5 फैक्टोरियल, इधर क्या आ जाएगा 52 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 5 फैक्टोरियल एंड 52 में से माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 47 फैक्टोरियल। अब हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखें 52 मल्टीप्लाई बाय 51, 50, 49, 48 मल्टीप्लाई बाय 47 फैक्टोरियल पे हम रुक जाएंगे। अब हम क्यों रुक गए हैं वो भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। यहाँ हमारे पास क्या आ गया 47 फैक्टोरियल, यहाँ हमारे पास क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। देखिए 47 पे हम आके क्यों रुक गया, हालांकि हमें तो 1 तक जाना चाहिए था ना, क्योंकि 47 एंड 47 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप ऊपर वाले डिजिट को नीचे वाले डिजिट इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको भी मल्टीप्लाई करो, फिर इनका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 2598। जब इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2598। मैं ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर रही हूँ एंड 960 इट्स योर आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट मेन डिफरेंस आपको बताना था कि जो काउंटिंग सैम्पल स्पेस है वी आर यूजिंग व्हेन वी हैव द सैम्पल स्पेस एंड द लिस्ट ऑफ द सैम्पल इज़ टू मच लार्ज। जब आपके पास वेन डायग्राम में लिस्ट ऑफ द सैम्पल है बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, देन यू कैन यूज़ द 3 रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये सैम्पल पॉइंट्स, फर्स्ट हमारे पास रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था जिसमें आपको 2 एक्सपेरिमेंट गिवन होते हैं, आपने उन दोनों के जो रिजल्ट होते हैं उनको तो मल्टीप्लाई करना होता है तो यू गेट योर आउटकम। इसी तरह परमुटेशन होता है एंड कम्बिनेशन होता है। परमुटेशन में क्या था कि ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज मैटर था, बट कम्बिनेशन में क्या होता है ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर। तो अक्सर क्वेश्चन ये भी आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, तो वो भी आपने इसमें डिस्क्राइब कर सकते हो। अभी देखें जितने भी मैंने ये 2 एग्जाम्पल कराएंगे इनमें ऑर्डर गिवन नहीं था, आपको कह दिया कि आप टोटल नंबर ऑफ ये हैं और आपने इतनी सिलेक्शन करनी है, बट आपको ऑर्डर गिवन ही नहीं था। परमुटेशन का जो हमने एग्जाम्पल किया उसमें आपको ऑर्डर गिवन था कि आपने कैसे कैसे उसको सिलेक्ट करना है, पहले आपने किस ऑफिसर को सिलेक्ट करना है। तो व्हेन द ऑर्डर इज़ गिवन यू कैन यूज़ द फार्मूला ऑफ परमुटेशन। इंशाल्लाह स्टूडेंट कल हम प्रोबेबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी का हम अच्छी तरह से डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में भी आई होगी और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो हम कहते थे कि अनसर्टेनिटी है, हम कहते हैं बिलीफ ऑफ द पर्सन इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। बट अगर हम प्रॉपर तरीके से प्रोबेबिलिटी को करते हैं ऑब्ज़र्व, तो ये इसकी जो डेफिनेशन है वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो ऑब्जेक्टिव है एंड एक आपके पास क्या है सब्जेक्टिव। अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी, हम कहते थे बिलीफ ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी, बट प्रोबेबिलिटी कैन बी डिस्कस फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब किस कैटेगरीज में डिवाइड हो रही है, एक क्लासिकल है, देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में। फर्स्ट क्लासिकल या हम कहते हैं प्रायोरी, देन हम कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नंबर 3 नंबर 4 में क्या है कि जो नंबर 3 है उसको हम कहते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, या हम कहते हैं एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। या हमारे पास क्या होता है एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी।
एंड द लास्ट वन जो हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो स्टूडेंट हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में। जो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो है क्लासिफाइड हो रही है टू मेन, एक ऑब्जेक्टिव है एक सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में हम क्लासिकल एंड प्रायरी पहले डिस्कस करेंगे, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्लासिकल एंड प्रायरी हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं इफ़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन प्रोड्यूस एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड एम ऑफ दीज आउटकम आर कंसिडर favorable to the occurrence of the certain event A, then the probability of event A is denoted by PA। अब ये हमें क्या कह रहे हैं कि आप जो PA को डिस्कस करोगे वो आपके पास होगी M डिवाइडेड बाय N। अच्छा, M इसमें हमारे पास क्या होगा, हम इसको कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हमारे पास ये क्या होता है, M शो करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को शो कर रहा होता है, फेवरेबल आउटकम्स। एंड एन हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आउटकम्स। तो ये हमारी क्लासिकल या प्रायरी जो डेफिनेशन है उसमें आप इसको शो कर रहे होते हैं। अब इसमें आप क्या बता रहे होते हो, जो कि हमारे पास M है वो हमारे पास क्या शो कर रहा होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम कैन प्रोड्यूस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड M आउट ऑफ दीज आउटकम आर कंसिडर फेवरेबल ऑफ अक्रंस ऑफ द सर्टेन इवेंट। हमने खुद बोला है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को M शो करता है, तो डेफिनेशन में भी आप यही बता रहे हो कि इट शोज द फेवरेबल ऑफ consider favorable to the occurrence of the certain event A। तो ये हमारे पास शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जिसमें हमें M जो है वो बता रहा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के बारे में, एंड N हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आउटकम। बट इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इस डेफिनेशन की हम लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास लिमिटेशंस ये हैं कि हम कहते हैं कि द डेफिनेशन इज सेड टू बी इन्वॉल्व सर्कुलर रीजनिंग एज द टर्म इक्वली लाइकली रियली मीन्स इक्वली प्रॉबल। इसका मीन है कि इक्वली लाइकली मीन कि इक्वली प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो ये जो हमारे पास ये लिमिटेशन होती है, क्यों, थस प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट दैट प्रिज्यूम आ प्रायर नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। देन सेकेंड हमारे पास जो इसकी लिमिटेशन है, हम कहते हैं कि दिस डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द अजम्पशन ऑफ इक्वली लाइकली डज नॉट होल्ड। कि हमारे पास इसकी एक लिमिटेशन ये है कि हम कहते हैं कि अक्रंस हमारे बताते हैं कि जो हमारे पास M आउटकम्स हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वली लाइकली होनी चाहिए। अगर इक्वली लाइकली नहीं है देन दिस डेफिनेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है। थर्ड हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं व्हेन द नंबर ऑफ पॉसिबल इज़ इन्फिनाइट। अगर हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स हैं देन दिस डेफिनेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो फिर ये डेफिनेशन जो है आपकी फेल हो जाती है, एप्लीकेबल नहीं है। और ये तीन आपके पास क्या है, लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन है। अच्छा, अब हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन है हम कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसको कहते हैं, और आप इसको बोलते हो पोस्टीरियरी डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियरी। तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की अब आपके पास डेफिनेशन क्या है मैं वो आपको बताती हूँ। लेकिन जो हमारे पास लिमिटेशंस में क्लासिकल प्रायरी में हमारे पास क्या था कि इट्स फेल्स व्हेन द नंबर ऑफ आउटकम्स इन इनफिनाइट। हमारे पास कब फेल हो जाती है, व्हेन नंबर ऑफ आउटकम्स इनफिनाइट। जब इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, टू मच लार्ज वैल्यूज़ हैं, देन दिस डेफिनेशन इज़ फेल। तो ये क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। बट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास कैसे, उसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपके पास फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू लिमिट्स आपको गिवन हो जाती हैं n अप्रोच टू इन्फिनिटी एंड m डिवाइडेड बाय n। सेम चीज़ है बट इनमें आपको क्या गिवन दे दी जाती है, लिमिट दे दी जाती है। तो हम कहते हैं कि इफ़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम से n अंडर आइडेंटिकल कंडीशन एंड इफ एन इवेंट इज ऑब्जर्व टू अकर m times, then the probability of is defined the relative frequency n tends to infinity, n tends to infinity, in which we can say n tends to infinity। तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है।
अच्छा स्टूडेंट, इसकी जो हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं, हम कहते हैं कि सर्टेन लिमिटेशन एज कंडीशन अंडर विच एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म मे चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस। कि हम क्या करते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट को कह रहे हैं कि ये चेंज हो सकता है ट्रायल टू ट्रायल, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस अगर रियल लाइफ में हम देखा जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एंड हैज़ द रेशो। इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम को हम ट्रायल टू ट्रायल जो है रिपीट करते रहें तो इट्स टू मच डिफिकल्ट, तो ये डेफिनेशन जो है यहाँ आके फेल हो जाती है। अच्छा, एक्सोमैटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या हम कहते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, थर्ड वन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें हमारे पास क्या चीज़ मेन है कि हम कहते हैं कि हमारे पास 3 एक्सम्स गिवन होते हैं। हम क्या कहते हैं कि लेट एस इज़ द सैम्पल स्पेस विद द सैम्पल पॉइंट्स E1, E2, En. To each sample point we assign a real number denoted by the sample probability of E, called the probability of E, satisfying the basic axioms. अगर हमने एक्सोमैटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लेनी है तो इसमें 3 एक्सम्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास होता है फॉर एनी इवेंट E, कि हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है, ठीक है, और उसमें हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी के E1 है, E2 है एंड सो ऑन En है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है हमने फाइंड करनी है, तो वो 3 एक्सम्स जो हैं उनको क्या करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा। तो जो फर्स्ट एक्सम्स हमारे पास होता है इन द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या आप कहते हो एक्सोमैटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, हम कहते हैं फॉर एनी इवेंट E, जो इसकी लिमिट है, जो फॉर एनी इवेंट A जो इसकी लिमिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, 0 to 1 होती है। हमारे पास क्या होती है, 0 to 1 इसकी हमारे पास लिमिट है। तो इसको सेटिस्फाई करना जो है एक्सम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को मस्ट करना पड़ता है, देन वी कैन फुलफिल अवर डेफिनेशन ऑफ एक्सोमैटिक प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिनेशन। सेकेंड हम कहते हैं, सेकेंड एग्जाम्स जो है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो है इज इक्वल्स टू 1 है एंड फॉर द श्योर इवेंट एस हमारे पास पी एस क्या होना चाहिए, इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, बट इन द श्योर इवेंट ए एस में। फिर हम कहते हैं इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो हमारे पास क्या आना चाहिए तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इट्स 3 एक्सम्स, एग्जाम नंबर 1, एग्जाम नंबर 2 एंड एग्जाम नंबर 3। अगर ये इन तीनों को फुलफिल करती है इट्स फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ एक्सोमैटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये उसको पूरा करिए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास सिंपली हम कहते हैं कि अगर हम ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो एन ए एन एन एस। अब हमारे पास हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट इन द सैम्पल स्पेस, के सैम्पल स्पेस में आप जो इवेंट रिक्वायर्ड है, आपको जो डिमांड रिक्वायर्ड है वो जितनी बार नंबर ऑफ अकरेंस हो रहा है, फेवरेबल अकरेंस, वो आप लिखोगे। इन एन एस आपके टोटल नंबर सैम्पल स्पेस होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती हैं, 4 डेफिनेशन हो जाती हैं ऑब्जेक्टिव में। प्रोबेबिलिटी को अगर ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। ये अक्सर आपको ये पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस in the probability definition priori and the posteriori and the axiomatic definition। तो these are the 4 objective definition में हम इनको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड into the 4 main टॉपिक्स। तो पहले क्या हो जाता है, क्लासिकल, देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक्सोमैटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इनमें डिफरेंस आपको बता दी, लिमिटेशंस हमने बता दिए कि फिर नेक्स्ट पे हम क्यों जा रहे थे। अच्छा, सब्जेक्टिव आपको पता भी चल रहा होता है। सब्जेक्टिव हमारे पास क्या होता है कि बिलीफ ऑफ द पर्सन कितना है, बिलीफ ऑफ पर्सन इन विच वी हैव नो काउंटिंग, वी हैव द सब्जेक्टिव टर्म। हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव टर्म है, या आप कह सकते हो कि इट्स अ पर्सनैलिटी प्रोबेबिलिटी है कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट कितना है, हमारी पर्सनल बिलीफ कितना है, तो वो जो है हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हो जाती है। हम कहते हैं कि द सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन बिलीफ रिगार्डिंग द अकरेंस ऑफ द इवेंट ए। प्रोबेबिलिटी इन दिस सेंस इज प्योरली सब्जेक्टिव एंड इट बेस्ड ऑन व्हाटएवर एविडेंस इज अवेलेबल to the individual. This definition being flexible may be applied to the real world situation where neither are equally likely nor a relative frequency approach. The subjective probability has a disadvantage
टू और मोर पर्सन फेस्ड विद द सेम एविडेंस मे अराइव एट द डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। इसकी जो लिमिटेशन है, देखिए सब्जेक्टिव में हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन होती है ना, पर्सन बिलीव के, उसको कितना बिलीव है कि अगर इवेंट ए जो है वो कितनी बार अकर होगा, तो वो हमारे पास क्या टर्म होती है, सब्जेक्टिव टर्म होती है। बट इसकी लिमिटेशंस हमारे पास क्या है या डिसएडवांटेज क्या है कि जो हमारे पास टू और मोर पर्सन है फेस विद द सेम एविडेंस, वो सेम एविडेंस को फेस कर सकते हैं, मे अराइव एट द डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, तो वो डिफरेंट प्रोबेबिलिटी को पहुंचा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कि हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया है इन द ऑब्जेक्टिव टर्म एंड सब्जेक्टिव टर्म। अब आगे इंशाल्लाह हम प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि अगर एग्जाम्स में आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करना है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जांपल्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी। हमने प्रोबेबिलिटी टर्म को डिस्कस किया था जिसमें हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑब्जेक्टिव टर्म के लिहाज से भी पढ़ी थी और सब्जेक्टिव टर्म के भी लिहाज से पढ़ी थी। और प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। इसमें हमारे पास क्या थी, क्लासिकल थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली थी, यानी प्रॉरी थी, पोस्टीरियरिटी, एक्सोमेटिक डेफिनेशन थी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमने डिस्कस की। देन सब्जेक्टिव टर्म भी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछली वीडियोस में। अच्छा, अब मैंने बताना है कि एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी के अगर आपके जो क्वेश्चन हैं, जो मुझे लगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स में आने के लिए, आपको उनका प्रोसेस पता होना चाहिए, तो वो आज हम डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपके पास मैं एग्जाम्पल नंबर 1 आपके साथ पहले डिस्कस करती हूँ। हमारी क्या है, मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगी देन मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊँगी। अगर हम कहते हैं कि इफ़ अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, find the probability of card is red and the card is diamond. Okay, we have total 52 cards, so number of probability we have 52। कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो नंबर, इफ़ अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो आपके पास जो टोटल कार्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं 52। तो ये आपने लिख दिया। अब हमने बताना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, द कार्ड इज़ रेड। अगर कार्ड इज़ रेड है, द कार्ड इज़ द डायमंड। स्टूडेंट आपको पता है द कार्ड इज़ रेड, द कार्ड इज़ रेड। अब हाउ मैनी कार्ड, अगर आप कार्ड का देखें कि कितने कार्ड हैं, तो आपने ये बताना है कि हाउ मैनी कार्ड्स इन दिस रेड कार्ड्स। तो हम कहते हैं कि वी हैव द टोटल 26 रेड कार्ड। ठीक है, हमारे जो फेवरेबल अकरेंस ऑफ इवेंट है ए, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास 26 है। हम कहते हैं 26 क्योंकि आपके पास जो कार्ड है स्टूडेंट, उसमें आपके पास 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 जो हैं वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा वो हमारे पास क्या होगा, NA हम कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है 26 एंड टोटल हमारे पास क्या है 52। इसको आप डिवाइड करके जो आंसर आता है इट्स योर आंसर। स्टूडेंट अगेन बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि वी हैव द टोटल नंबर टोटल 52 कार्ड्स ड्रॉन 52 कार्ड्स, तो आपके पास जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं उसकी आपको तादाद मालूम होगी, वो 52 है। आपको कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज़ रेड, कि आपने फाइंड करना है इफ़ द कार्ड इज़ रेड। तो टोटल कार्ड रेड हमारे पास कितने होते हैं 26। तो हम यहाँ लिख देंगे 26 डिवाइडेड बाय 52 इज़ योर आंसर। आज सेकेंड उन्होंने पूछा है इफ़ द कार्ड इज़ डायमंड, द कार्ड इज़ डायमंड। अब आपको पता है कि हमारे पास कार्ड जो है बी डिनोटेड द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज़ अ डायमंड, देन द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट बी इज़ 13। वी हैव द 13 डायमंड्स कार्ड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फेवरेबल टर्म बी। ठीक है, आपके पास टोटल कार्ड क्या हैं, डायमंड कितने हैं 13 है, एंड टोटल नंबर ऑफ हमारे पास आउटकम कितनी है 52। देन आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, हमारे पास होगी नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म्स एंड नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। तो वी कैन से 13 डिवाइडेड बाय 52 इज़ योर आंसर। आप इसे डिवाइड कर सकते हो, कटिंग करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, और यहाँ आपके पास क्या आ जाता है 1/2 इज़ योर आंसर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 थी। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करती हूँ। आपके पास अक्सर एग्जांपल ऐसे आ जाती है कि आपको टॉस करके बताया जाता है, आपने वैल्यूज़ भी खुद टोटल नंबर ऑफ फाइंड करनी पड़ती हैं और उसमें आपने फेवरेबल वैल्यूज़ भी बतानी होती हैं कि कितने आएंगे। जिस तरह आपको एक एग्जांपल अगर दी जाए
कि अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, आपको फेयर कॉइन टॉस करने के लिए दिया जा रहा है 3 टाइम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड अपीयर। अब हमारे पास सैम्पल स्पेस जो हमने बनाने हैं वो कहते हैं कि आपके पास कॉइन है, कॉइन जो है आपने उसको क्या करना है 3 टाइम टॉस करने हैं, 3 टाइम। तो हमारे पास उसकी टोटल आउटकम कैसे आएगी, देखिए हेड हेड हेड, देन हेड हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। इसी तरह अब टेल का आप बना सकते हो कि हमारे पास क्या आएगा हेड टेल टेल हेड एंड सॉरी टेल हेड टेल 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 हेड एंड वी हैव टेल टेल टेल। स्टूडेंट ये मैंने टोटल सैम्पल स्पेस बनाया कैसा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखें पहले हमने हेड को थ्रो किया है, 2 हेड और एक उसमें क्या था टेल के अक्रंस आने के चांसेस थे। हमने पहले में तो जी तीनों हेड आ गए, ये तो ख़त्म हुई, और लास्ट में भी तीनों क्या आ गए टटेल आ गए, यहाँ तो बात ख़त्म हुई। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है हेड हेड टेल, आपने पहले टेल को 3rd जगह पर लेना है, फिर 2nd जगह पर लेना है, फिर 1st जगह पर लेना है। देखें आपने पहले हेड हेड टेल 3rd जगह पर लिया, फिर आपने 2nd जगह पर लिखना है हेड टेल हेड, फिर हमने टेल को 1st जगह पे ले आना है तो हेड हेड आ जाएंगे। इसी तरह हमने टेल के लिए भी सेम प्रोसेस करना है कि हमने हेड को पहले 1st जगह पे लेना है, फिर 2nd पे लेना है, फिर 3rd पे लेना है। तो मैंने वही किया, हेड को पहले लिया हेड टेल 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 हेड टेल, फिर टेल को हेड को हम 3rd पे ले गए तो टेल टेल हेड और ये। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 4 and 4 8। तो वी हैव द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस इज 4, वी हैव द 4 आउटकम, टोटल आउटकम हमारे पास क्या है 8। अब स्टूडेंट हमें कहा गया है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एट लीस्ट 1 हेड अपीयर, कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ n जो हमने फाइंड करनी है उसमें आपके पास एट लीस्ट 1 हेड इज़ आल्सो अपीयर। अब देखिए इसमें भी हेड आ रहे, इसमें भी हेड आ रहे, इसमें भी एट लीस्ट 1 हेड आना चाहिए, कि कम से कम एक हेड उसमें लाजिम आना चाहिए। इसमें भी हेड आ रहे, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, आपके पास इसमें ओनली 1 इवेंट सैम्पल पॉइंट्स जो है उनमें हमारे पास क्या है इन विच वी हैव नो हेड, ठीक है, हमारे पास जिसमें हेड नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे निकाल देंगे। तो हाउ मेनी रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ अक्रंस ऑफ इवेंट ए इज 7। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म्स एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। तो हमारे पास आउटकम क्या आ जाएगी 7/8। सो इट्स योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सिर्फ थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना होगा कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, कंफ्यूज कर देती है स्टूडेंट्स को। अच्छा स्टूडेंट इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़े हैं, ये थोड़ा सा जो है क्रिटिकल है क्वेश्चन, बट इंशाल्लाह ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एग्जांपल नंबर 3 पे हम आते हैं कि एग्जांपल नंबर 3 को हमने कैसे सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि 6 वाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 6 वाइट बॉल्स and 4 black balls which are distinguishable apart from color are placed in the bag. If the 6 balls are taken from the bag, find the probability of there being 3 white balls and 3 black balls. वो कहते हैं 6 white balls and 4 black balls। हमारे पास कितनी है 6 white ball and 4 black balls, ठीक है। अब ये हमें टोटल बार बता रही हैं जिसमें से हमारे पास क्या हैं 6 वाइट बॉल्स हैं एंड 4 हमारे पास क्या हैं ब्लैक बॉल्स हैं। हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो 3 वाइट बॉल्स की, 3 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स, इनकी हमने क्या करनी है प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। बट टोटल नंबर हमारे पास क्या है 6 वाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो हाउ मेनी बॉल्स वी कैन से इट्स 10, ठीक है। हमारे पास कितनी है 10 वाइट बॉल्स हैं। अच्छा अब 10 को मैं किस तरह लिखती हूँ, मैं टोटल सैम्पल लिख देती हूँ कि हमारे पास कितने आ रहे हैं 10। बट स्टूडेंट आप देखो कि ये जो हमारे है ना क्योंकि प्रोबेबिलिटी में तो हमने अलग अलग चेक करना पड़ता है। अब देखें कि यहाँ हमारे पास क्या है कि ये एक ही बैग में कंबाइंड बॉल्स गिवन है, ठीक है। हमारे पास वो कह रहे हैं वी हैव द 1 बैग इन विच वी हैव द 6 वाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स, कि हमारे पास एक बैग है उसमें हमारे पास 6 वाइट बॉल्स हैं एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं।
तो वो कंबाइन करके रखी हुई हैं। देन वी कैन यूज़ द मेथड ऑफ कम्बिनेशन, कि हमें ऑर्डर गिवन नहीं है, हमें कम्बिनेशंस गिवन है, तो वी कैन यूज़ कम्बिनेशंस इन द प्रोबेबिलिटी के हमारे पास जो बड़े लार्ज नंबर है वो इजीली हमसे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब स्टूडेंट देखें, हमने जो टोटल लेना है, ठीक है, अब अगर मैं कम्बिनेशन का मेथड यूज़ करती हूँ तो मेरे पास टोटल क्या है, 10 बॉल्स हैं, एंड मैंने जो मालूम करनी है वो क्या है, 3 वाइट बाल्स हैं एंड 3 ब्लैक बाल्स हैं, मतलब टोटल कितनी है, 6। तो मैं सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस मालूम करूंगी ना, कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या बनता है, देन मैं अक्रंस ऑफ द न्यू बॉल्स मालूम करूंगी। तो मेरे पास जो बन रहा है वो क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये हम कम्बिनेशंस का करें तो उसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो जो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ आ जाएंगी, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ओपन करने का मैंने फैक्टोरियल को 3 का बताया था, तो आपके पास 210 आ जाएगा। 210 जो है आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आ गई, मतलब n ऐसा आपके पास टोटल नंबर क्या आ गए, 210। अब स्टूडेंट आपको कहा गया है कि आपने फाइंड करनी है हम 6 में से क्या करनी है, 3 वाइट बॉल्स मालूम करनी है और 4 ब्लैक बॉल्स में से आपने 3 जो हैं वो ब्लैक बॉल्स आपने चूज़ करनी है। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ अक्रंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा वो हमें क्या कह रहा है कि हमने 6 में से 3 वाइट बॉल्स लेनी है, हमने 6 में से क्या करना है, 3 वाइट बॉल्स लेनी है, प्लस यहाँ हमें क्या कहा जा रहा है, 4 में से आपने 3 ब्लैक बॉल्स लेनी है, 4 में से 3 आपने लेनी है। तो आप इन दोनों पे फार्मूलाज लगाएं, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आपका पूरा फार्मूला है स्टूडेंट। आपने पढ़ा था n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। अगर आप इसको ऐड करते हो, सॉल्व करते हो, तो जो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा वो आपके पास आएगा 80। इसी तरह स्टूडेंट अब आपने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, फेवरेबल अक्रंस ऑफ द इवेंट्स होता है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो हमारे पास 80 डिवाइडेड बाय 210, इसको आप कटिंग करके लिख सकते हो, तो आपके पास 8/10 21 जो है इट्स योर आंसर। अब स्टूडेंट अगेन आपको बता रही हूँ कि हमारे पास वो कहते थे कि वी हैव द 1 बैग इन विच वी हैव द 6 वाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स, इट्स मीन इट्स अ कम्बिनेशन। तो वी कैन यूज़ द मेथड ऑफ कम्बिनेशन एंड परमुटेशन मेथड हम पढ़ चुके थे। तो इसमें हमारे पास ऑर्डर डज नॉट मैटर होता है। अब हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि आपने 3 वाइट बॉल्स लेनी है एंड 3 ब्लैक बॉल्स लेनी है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट कि हमने पहले तो टोटल नंबर ऑफ हमें सैम्पल स्पेस चाहिए कि हम टोटल नंबर किससे डिवाइड करेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी के लिए ज़रूरत है। तो हमारे पास 6 एंड 4 कितना हो गया 10 एंड 3 एंड 3 कितना हो गया 6। तो हमें पहले टोटल नंबर मालूम करनी है कि 10 में से हमने कितनी बॉल्स को ऑब्जर्व करना है। तो 10 में से हमने 6 बॉल्स को ऑब्जर्व करना है, तो वी हैव द 210 आंसर। अब वो कहते हैं कि आपने 6 वाइट बॉल में से 3 वाइट बॉल्स लेनी है। मैंने ली 6 वाइट बॉल में से 3 वाइट बॉल्स लिए प्लस 4 ब्लैक बॉल्स में से आपने 3 ब्लैक बॉल्स लेनी है। तो 4 ब्लैक बॉल्स में 3, इनके जब कम्बिनेशन का फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे आंसर 80 आएगा और उसको डिवाइड करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो ये तो स्टूडेंट आपके पास आ गया तो क्वेश्चन, ठीक है। अब स्टूडेंट एक और क्वेश्चन बड़ा अहम है, एग्जांपल नंबर 4 में आपको करवाती हूँ, वो भी इसी तरह कम्बिनेशन का ही मेथड है। स्टूडेंट कम्बिनेशन का हमको मेथड का जब आपके पास टू मच कंफ्यूजिंग एंड टू मच लार्ज नंबर गिवन हो, देन वी यूज़ द कम्बिनेशन मेथड कि वो ईजिली उन नंबर्स को क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेता है। अच्छा एग्जांपल नंबर 4 है कि अब हम कहते हैं एन एम्प्लॉयर विशेस टू हायर 3 पीपल्स फ्रॉम अ ग्रुप 15, हाउ मेनी वांट टू हायर 3 पीपल्स। 15 में से वो क्या करता है, 15 में से 3 पीपल्स को हायर करने का सोच रहा है वो एम्प्लॉयर। तो 8 मैन एंड 7 वुमेन है, उनमें क्या है 8 मैन है, 8 मैन चाह रहा है कि मैन लेते हैं एंड 7 वुमेन्स लेना चाह रहा है। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इफ़ द सेलेक्ट ऑफ 3 एट द रैंडम बट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑल 3 विल बी मैन एट लीस्ट 1 विल बी अ वुमेन। अगर हम कहते हैं कि ऑल 3 विल बी मैन, तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 15 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस के हमारे पास टोटल जो एम्प्लॉयर्स थे वो हमारे पास क्या है 15, वो उनमें से 3 सेलेक्ट करना चाह रहा है। अब जो 3 सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास n फैक्टोरियल, ये हमारे पास n है, ये r है, ठीक है, इट्स अ n एंड इट्स अ r।
तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, मैं एक बारी लिख देती हूँ आपको, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब इनकी जगह आप पुट कर लें। n हमारे पास क्या है 15 फैक्टोरियल, देन r क्या है 3 फैक्टोरियल, 15 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आपके पास जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 455। आप इसे जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे। अच्छा, वो अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहता है कि वो कहता है कि इफ़ ऑल थ्री विल बी द मैन, ऑल थ्री विल बी द मैन, वो हमें कहते हैं कि हमारे पास 8 मैन है एंड 7 वुमेन है। अब वो कहते हैं कि अगर तीनों के तीनों मैन ही सिलेक्ट कर ले तो देन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। वेरी इजी कि हमारे पास फेवरेबल टर्म्स क्या हैं कि हमने तीनों के तीनों मैन नहीं करने हैं। टोटल मैन कितने हैं 8 है, और तीनों के तीनों अगर मैन ही सिलेक्ट करने हैं तो व्हाट्स द आंसर ऑफ द प्रोबेबिलिटी कि हम फैक्टोरियल के ये फार्मूला अप्लाई करते हैं कम्बिनेशन का। तो हमारे पास जो आंसर आएगा कैलकुलेटर पे वो आप लिख सकते हो जी, आपके पास आएगा 56। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगी एन ए एंड डिवाइडेड बाय एन एस। तो हमारे पास क्या है 56 डिवाइडेड बाय 455। आप इसको कटिंग करके तो ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट अगेन बता रही हूँ आपको, ये पहला पार्ट जो है उसमें वो कहते हैं कि एन एम्प्लॉयर विशेस टू हायर 3 पीपल्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 15 ग्रुप्स। एक ग्रुप है जिसमें 15 पीपल्स हैं एंड द एम्प्लॉयर्स वांट टू हायर 3 पीपल्स। वो सिर्फ 3 पीपल्स को हायर करना चाहता है, जिसमें हमारे पास डिवाइड किए गए हैं कि 8 मेन हैं और 7 वुमेन्स हैं। तो 3 के हमने अगर इसका टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स पे लेना है तो हमारे पास 455 मेंबर्स हैं। अब स्टूडेंट इट्स टू मच लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, तो ये हमें कम्बिनेशन है, बहुत ही कम वक्त में हम बहुत ही बड़ी लिस्ट को ऑब्जर्व कर लेते होते हैं। अब अगर वो कहते हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ऑल द थ्री आर द मैन, अगर वो जो 3 हैं वो तीनों के तीनों मैन ही सिलेक्ट किए हैं तो आपने क्या करना है, आपके पास टोटल मैन कितने हैं 8 एंड आपने तीनों के तीनों मैन सेलेक्ट कर लिए हैं तो 3 लिखेंगे और आप इनको कम्बिनेशन में करके तो ये आपका फेवरेबल अक्रंस आ जाएगा। अच्छा, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करने के लिए कहते हैं, इसी का पार्ट बी हम कर लेते हैं कि अगर हमें टोटल नंबर तो पता है कि हमारे पास 455, अगर वो कहता है कि एट लीस्ट विल बी अ वूमेन, कि एट लीस्ट वूमेन हो, कि आपके पास कम अज़ कम एक वूमेन होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 भी हो सकती हैं, वो 3 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, मैं पहले लिख लेती हूँ, ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे करने लगी। अब देखिए स्टूडेंट, वी हैव 15 मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयर्स बट ऑफिसर वांट टू ओनली सिलेक्टेड 3, जिसमें हमारे पास क्या है 8 वुमेन 7 वुमेन 8 मैन, 8 मैन 7 वुमेन, 8 मैन 7 वुमेन। अब वो कहते हैं उन 3 में से एटलीस्ट 1 वुमेन होनी चाहिए, कि कम से कम एक वुमेन लाजमी सिलेक्ट होनी चाहिए। अगर एक वुमेन सिलेक्ट होगी तो बाकी कितने मेंबर्स रह जाते हैं 2, एटलीस्ट 1 है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकती हैं, देन इधर क्या रह जाएगा 1। हाँ, हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी सिलेक्ट हो सकती हैं, तो यहाँ क्या रह जाने 0। इसको अगर आप इनको कम्बिनेशन के फार्मूले को सॉल्व करते हो दोनों को और आंसर लेते हो तो जो आपके पास आंसर आएंगे वो आएगा 196। आप सॉल्व कर सकते हो। अब आपको मेथड पता है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम मेथड को समझेंगे कि मेथड इसका क्या है 35, और जो टोटल नंबर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 399। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या है कि हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम कहते हैं नंबर ऑफ occurrence of the favorable terms in which we are interested, and total number of sample space। तो how many 399 and total number of observation हमारे पास क्या है 455। कटिंग करके आपका जो भी आंसर आता है इट्स योर आंसर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था वो क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के, कि आपको समझ आ गई होगी कि अगर इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जिनमें कन्फ्यूजन हुआ वो भी पूछ सकते हो स्टूडेंट। और ये आपने क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करनी है। ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं ताकि आपको मेथड समझो। आपने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, आप 4 क्वेश्चन पढ़े हैं। इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे लॉज, एडिशनल लॉज, मल्टीप्लिकेशन लॉ हमारे पास आ जाता है, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको प्रोबेबिलिटी में आ जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आई होगी, मेरे टॉपिक की समझ आई होगी। आप मुझे व्यूज़ मस्त दिया करें कमेंट्स में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।